कीमिया पर लगे हुए मेरे दोस्तों, नमस्कार। आज हम रस शास्त्र व रिलीजन, हिंदू रिलीजन पर बात करेंगे। रस शास्त्र में पारे को शिव का वीर्य व गंधक को पार्वती का रज कहा जाता है। पारे में 7 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिनको पारे से हटाने के लिए या पारे को शुद्ध करने के लिए पारे के कुछ संस्कार बहुत ही आवश्यक हैं। इन संस्कारों के बारे में बहुत से वीडियो YouTube पर हैं, परंतु वो कोई भी वीडियो पूर्ण रूप से पारे को शुद्ध करने के बारे में सही तरीके से नहीं बता रहे हैं। पारे को शुद्ध करने के लिए जो 8 संस्कार दिए गए हैं, उन संस्कारों के बाद पारा शुद्ध होता है। वह पारा एक सामान्य रूप से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इस शुद्ध पारे से आगे किस प्रकार हमें काम करना है, वह कीमिया का करना है या औषधियों का करना है या किसी और चीज़ में उसे इस्तेमाल करना है, यह निर्भर करता है आगे के किए जाने वाले संस्कारों पर। कीमिया की हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कीमिया की बात करेंगे। 8 संस्कारित पारा जो है, 8 संस्कारित पारद, वही केवल और केवल काम करता है। यदि 8 संस्कारित पारद हम ले करके उसमें गंधक जारण करते हैं, गंधक जारण के समय यदि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो बाकी और संस्कार करें या ना करें, यह शास्त्रोक्त है कि गंधक जारण एक अकेला संस्कार ऐसा है जो पारे को अपनी सर्वोत्तम ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब गंधक जारण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इस पर भी मैंने बहुत समय से अपनी रिसर्च जारी रखी है। एक श्री सुक्तम नाम से ऋग्वेद का कुछ मंत्र आते हैं, जहाँ पर लिखा गया है, गंध द्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करिष्यणिम। गंध का मतलब है गंधक, दुराधर्षाम का मतलब है आसानी से ना होने वाला काम, नित्य पुष्टाम, रोज गंधक के द्वारा पारे की पुष्टि करें, पारे की ताकत बढ़ाएं। परंतु यह आसानी से होने वाला काम नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक जो होता आ रहा है वह यह है कि गंधक और पारे की कजली तैयार कर उसे गर्म किया जाता है। परंतु एक तुला यंत्र नाम से गंधक जारण यंत्र है, जिसके द्वारा 2 कुप्पियों में, एक में गंधक रखी जाती है, एक में पारा रखा जाता है। वह दोनों को आपस में जोड़ करके मुंह बंद करके वह संधि पूरी प्रकार से इसको एयर टाइट करके दोनों चीज़ों को यदि बालुका यंत्र से हीट दी जाती है तो एक तरफ से पारा उड़ेगा, दूसरी तरफ से गंधक उड़ेगी। दोनों को आपस में एक संयोग करने का स्थान मिलेगा, जो निर्वात स्थान होगा। इस निर्वात स्थान में जब गंधक और पारद एक दूसरे से मिलेंगे तो पारद में लगातार गंधक जारण होगा। यह गंधक जारण जो है
बार बार करके पारद में यदि हम 100 गुना कम से कम गंधक जारित करते हैं तो पारद 1000 गुना धातु परिवर्तन कर सकता है। यदि 1000 गुना करेंगे तो लाख गुना कर सकता है, लाख गुना करेंगे तो करोड़ गुना कर सकता है। सिर्फ 1 गुना गंधक जारण करने पर पारद शुद्ध हो जाता है, जिसे शास्त्र कहते हैं कि यह पारद जो शुद्ध हुआ है 1 गुना बराबर की गंधक जारण करने से, यह अष्ट संस्कारित पारद से भी अधिक शुद्ध है। और इसी पर अभी तक की वैद्यनाथ द्वारा तैयार की गई औषधियाँ काम करती हैं। 1 गुना गंधक जारण से पारद शुद्ध होता है, 2 गुना गंधक जारण से पारद में और थोड़े से ज़्यादा गुना आते हैं। 6 गुना गंधक जारण करने तक पारद सभी दोषों का नाश करने के लायक हो जाता है और 10 गुना गंधक जारण करने से पारद अपने समान मात्रा में धातु का परिवर्तन करने को तैयार होता है। 100 गुना गंधक जारण करने से अपने से 10 गुना, 100 गुना गंधक जारण करने से 1000 गुना, 10 गुना गंधक जारण करने से 100 गुना और 1000 गुना गंधक जारण करने से लाख गुना और 1000 गुना गंधक जारण करने से लाख गुना, लाख गुना गंधक जारण करने से करोड़ गुना। अपने से करोड़ गुना मतलब क्वांटिटी जो है, जिस धातु का परिवर्तन करना है उसकी उतनी क्वांटिटी को वो परिवर्तित करने के लिए तैयार होता है। यह एक रेशो दी गई है। अब यदि इस चीज़ को देखा जाए कि पारद में गंधक जारण करने से, अकेले गंधक जारण करने भर से अष्ट संस्कारित करने का काम भी एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। 10 गुना गंधक जारण करने के बाद ही केवल पारद धातु परिवर्तन करने के लिए तैयार होता है। तो हम यदि एक कोशिश ये करें कि हम सीधा पारद लें, स्वच्छ पारद लें, उसे 2-4 बार कपड़े के महीन में सूती कपड़े में से छाने व उस पारद को तुला यंत्र के एक पार्ट में रखें व दूसरे पार्ट में शुद्ध गंधक। अब जहाँ तक बात आती है शुद्ध गंधक की, यह बाजार में उपलब्ध है। यदि शुद्ध गंधक हम देखते हैं तो वह वैद्यनाथ की गंधक आती है बाजार में, उस गंधक को हम ले सकते हैं। तुला यंत्र यदि आपने देखना है तो तुला यंत्र में को देखने के लिए आप YouTube पर दिए गए यंत्र रस शास्त्र के यंत्रों में देख सकते हैं तुला यंत्र, और वहाँ आपको पूरी प्रकार से बताया गया है कि आपको पारे में गंधक जारण कैसे करना है। पारे में कम से कम आप 100 गुना गंधक जारण करें। यदि आपने 10 ग्राम पारद लिया है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसे पारे से 10 गुना, यदि आप 10 ग्राम यदि पारा लिया है तो आप उसमें कम से कम 1000 ग्राम मतलब 1 किलो 1 kg गंधक का जारण बगैर सोचे समझे पहली अवस्था में करें। अब यह जो पारद आपको प्राप्त होगा, यह पारद आपके किसी काम आ सकता है। अब इस पारद को ले आपको अगला कर्म करना है, इस पारद में स्वर्ण बीज देने का। स्वर्ण बीज 100 ग्राम, यदि आपने 10 ग्राम पारद लिया है तो उसका 16वां हिस्सा मतलब 160 ग्राम में 10 ग्राम। अब इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें
कि बीज जारण जो है आपको 16वां हिस्सा करना है, कम से कम 16, 32, 64, बाकी अंत कोई नहीं है इस चीज़ का कि आप कितना उसमें स्वर्ण बीज जारित करते हैं। स्वर्ण बीज जारित करने से सिर्फ उसमें स्वर्ण मिला देने से मतलब नहीं है। स्वर्ण बीज जारित करने का मतलब है कि जब उसमें आप स्वर्ण मिक्स करें तो उस स्वर्ण के पाचन का आपको ध्यान रखना है। वह पाचन का ध्यान रखने का स्टैंडर्ड यह है कि आपने यदि 10 ग्राम पारद के हिसाब से 1.6 ग्राम उसमें स्वर्ण मिलाया है, यानी 16वां हिस्सा यदि उसमें स्वर्ण मिलाया है, तो आपको यह देखना होगा कि वह पारद पहले उस स्वर्ण को हजम कर ले पूरी तरह से। हजम करवाने के लिए जो औषधि वर्ग है, जो औषधि वर्ग बताया गया है, जो उसको हजम करवा सकता है, वह है पारे को भूखा करने का एक औषधि वर्ग, काले धतूरे का रस। दूसरा त्रिफलाक्वाथ, इनके साथ पारद को मिला करके घोटें तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि धातु है और धातु को आप चारण करवा रहे हैं, उस चारण धातु को हजम करना वो है थोड़ा मुश्किल है। यदि आप धातु को सीधा मिक्स करेंगे तो अमलगम बनेगा, यदि आप उसका चारण करवाएंगे तो आपको नेट वेट वही 10 ग्राम मिलने वाला है। जो आपने उसमें स्वर्ण दे दिया वह स्वर्ण उसने हजम कर लिया। यदि वह हजम कर लेता है पूरा, जब वह पूरा हजम कर ले तब तक उसे आप इन औषधियों के साथ घोटते रहें। उसके बाद 2-4 बार उसमें दोबारा से गंधक जारण करें। गंधक जारण करना भी उसका पाचन करवाएगा। यह पाचन करवाने के बाद स्वर्ण बीज जो है आपके पारद में आ गया। अब यह पारद जो है आपको काम में लेना है। अगला संस्कार आपको करना है कि आप इसमें अभ्रक जारण करें, अभ्रक सत्व जारण करें। अभ्रक सत्व यदि औषधियों की तरफ हमें जाना है तो काला वज्राभ्रक, यदि औषधियों की तरफ नहीं जाना है तो अभ्रक का वह प्रकार जो सांप की तरह फुफकार मारता है, या दोनों में से कोई भी आप इसमें जारित करवाएं। अभ्रक जारित होने के बाद यह पारद जो है वह गर्म करने पर उड़ेगा नहीं, वह आपका काम करने को तैयार होगा। अब आपने स्वर्ण बीज भी इसमें दे दिया, अब आपने इसमें अभ्रक जारण भी करवा दिया, आपने इसमें गंधक भी दे दी। ये सब मिला करके अब आपको इसके बाद इससे आगे के कर्म करने हैं। यह बेसिक, यह एक साधारण रूप में पारे को तैयार करने की यहाँ तक की प्रक्रिया है। अष्ट संस्कार करते करते पारद का बहुत सा हिस्सा उसके साथ मिलाई गई औषधियों के साथ मिलकर निकल जाता है। वह अंत में अष्ट संस्कारित करने वाले को पारद का बहुत थोड़ा हिस्सा मिल पाता है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है और वह किसी काम नहीं आता है। लेकिन यदि हम सीधा गंधक जारण करवाएंगे और गंधक जारण करवाने से पारद कहीं भी बाहर नहीं भागता, वह वहीं का वहीं रहता है। पारद को शुद्ध करने के साथ अभ्रक जारण करवाने के बाद जो पारद हमें प्राप्त होगा वह पारद जो है हमारे इससे आगे के कर्म करने के लिए पहली हमारी सीढ़ी है। इसके बाद हम बाकी और कोई भी कर्म करके देखें जिससे हम धातु परिवर्तन करवा पाएं। परंतु जब तक हम पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ेंगे तो हम अगली सीढ़ी कहाँ से चढ़ेंगे। हमारी कीमिया में लगे हुए लोगों की
यह सबसे बड़ी कमी है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमें छोटा रास्ता चाहिए। अब वह छोटे से छोटा जो रास्ता है वह मैं आपके सामने लाया हूँ, परंतु इस छोटे रास्ते से भी बचकर यदि हम चलने की कोशिश करेंगे तो 99.9% मैं आपको यह लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि हमारा पारद हमारा कोई कर्म नहीं करेगा। यदि हम पारद के साथ गंधक जारण, बीज जारण करवा करके काम करेंगे तो शायद इससे आगे कोई संभावना बन सकती है। अब रही बात ये कि गंधक जारण भी कोई साधारण कर्म नहीं है, अभ्रक चारण भी कोई साधारण कर्म नहीं है। YouTube पर दिए गए जो वीडियो हैं वह सब भ्रामक हैं। उन वीडियो के साथ यदि हम काम करते हैं तो परिणाम शून्य ही प्राप्त होगा। अब यहाँ बात आती है कि तो हम काम किस प्रकार से करें। गंधक जारण के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि तुला यंत्र के द्वारा आप गंधक जारण करवाएं, परंतु उससे पहले उसमें स्वर्ण बीज मिला दें। स्वर्ण बीज या पहले मिलाएं या बाद में मिलाएं, इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यदि स्वर्ण बीज पारद के गर्भ में चला गया तब तो वह किसी प्रकार से भी अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, उचित यह रहेगा कि पहले हम कम से कम 10 गुना पारद से 10 गुना गंधक का जारण कर लें, उसके बाद उसमें स्वर्ण बीज जारित करें, उसके बाद आगे हम लोग लगातार जो है उसमें गंधक जारण करें, उसके बाद उस पारद को लेकर हम अभ्रक चारण करें। गगन भक्षण, अभ्रक चारण एक ही चीज़ है। अभी तक के मेरे नॉलेज के अनुसार बहुत जगह यह बताया गया है कि अभ्रक जो है वो दुर्गा बीज है। दुर्गा बीज जब तक हम उसमें चारण नहीं करवाते हैं तो अब पारद जो है किसी काम नहीं आएगा। अब स्थिति यह है कि चारण करवाना भी कोई साधारण काम नहीं है। यहाँ बात आती है हिंदू मैथोलॉजी व हिंदू धर्मशास्त्र व बहुत सी चीज़ों की। जब मैं इस टॉपिक पे शुरू हुआ व लगातार रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक दिन शनि मंदिर जाने का मौका मिला। वहाँ शनि देव का एक श्लोक मुझे स्ट्राइक किया। उसका अंतिम शब्द श्लोक इस प्रकार से था, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तमय नमामि शनैश्चरम। यहाँ चरम जो शब्द था वह मुझे कुछ ऐसा लगा कि यह मुझे कह रहा है कि मैं चारण संस्कार का एक तरीका हूँ। जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो नीलांजन नाम से एक केमिकल है जिसे लेड ऑक्साइड कहते हैं, लेड सल्फाइड या लेड ऑक्साइड कहते हैं। अब यह नीलांजन समाभासम, सम अभाष्यम, सम माने बराबर, अभाष्यम जिसका यहाँ जिक्र नहीं किया जा रहा, जिसे भाषा के द्वारा नहीं बताया जाना चाह रहा। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम। अब रविपुत्रम शब्द ने मुझे कई बार इधर से उधर भटकाया, परंतु अंत में रविपुत्रम मुझे स्वर्ण माक्षिक के रूप में समझ आया। अब स्वर्ण माक्षिक, क्योंकि स्वर्ण व सोना व तांबा यह सूर्य की धातु हैं। पुत्रम मतलब धातु तो नहीं परंतु उपधातु होनी चाहिए। पुत्र मतलब सीधा नहीं, उसका उपधातु होनी चाहिए। तो
करते करते मैं पहुंचा सवर्णमाक्षिक पे। और बहुत से ग्रंथों में भी लगातार जब मैंने ढूंढा तो यह एक प्रकार से चारण करवाने के लिए विड का काम करता है। नीलांजन और स्वर्णमाक्षिक। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। यम के अग्रज यमाग्रजम मतलब शिव और पार्वती, यानी पारा और गंधक। गंधक, स्वर्णमाक्षिक, नीलांजन, इन सब को जिस चीज का हमें चारण करवाना है बराबर मात्रा में लेना है। मतलब अभ्रक यदि हमने 10 ग्राम लेनी है तो इन सब का भी हमें 10-10 ग्राम ही वजन लेना है। अब इस पूरे श्लोक को आगे देखें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड। छाया मतलब लो टेम्परेचर, मारतंड मतलब हाई टेम्परेचर। मतलब इन दोनों शब्दों को मिला करके टेम्परेचर के बारे में बात की जा रही है। और टेम्परेचर ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो, एक तरह से वह हल्का निवाया होना चाहिए। अब रही बात संभूतम। भूत 5 हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इस पूरे प्रकरण में ना वह आपसे आकाश मिलवाएगा ना वह आपसे अग्नि, तो उसने पहले ही 2 शब्दों में आपको बता दी कितनी उसको मिलनी चाहिए। अब रही बात यह है, ना आपसे मिट्टी मिलवाएगा ना आपसे जो है वायु उसमें मिलवाएगा। वह सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है यहाँ जल की बात कर रहा है। मतलब उबलता हुआ गर्म पानी नहीं उसमें, मतलब निवाया गर्म पानी, मतलब ठंडा भी नहीं हो, साधारण भी नहीं हो और उबलता हुआ भी नहीं हो। इनके बीच में पानी जो है आपको गर्म करना है, उसमें मिलाना है और वह इसको जो है मिक्स करके रख देना है। परंतु यह ध्यान रखना है कि यह पानी लगातार निवाया रहना चाहिए इस पूरी प्रक्रिया के तहत। तो आपको थोड़ा थोड़ा नीचे से टेम्परेचर देना है। एक तरह से आपको निवाया पानी डाल करके इस पूरी सामग्री को बालू का यंत्र में रखना है, वह नीचे से अग्नि देते रहना है। धीरे धीरे करके इसमें गंधक का इसमें अभ्रक का चारण हो जाएगा। अब अभ्रक का चारण जैसे इसमें होगा, उसके बाद इसको टेस्ट करके देखें कि पारे को अग्नि पर थोड़ी देर रख के देखें। पारा उड़ना नहीं चाहिए। यदि पारा उड़ता नहीं है तो धीरे 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 इस चारण को पूरा करवाएं और आपका पारा चारित्र संस्कार से परिपूर्ण होगा। अब रही बात यह कि उसमें शास्त्रोक्त जो 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, बाल जारण, वृद्ध जारण, ये चारण की बात कही गई है। उसमें जितना उसने लेना होगा उतना ले लेगा। बाकी जब आप उसको धो करके साफ करके निकालोगे उसमें से निकल जाएगा। वह अपने अनुसार जो है उसमें से अभ्रक जितना लेना है ले लेगा, बाकी उससे अलग हो जाएगा। अभ्रक को चारण करवाने के बाद भी हमें यह चेक करना है कि हमें जो पारद मिले उसका वजन ना बढ़े। वह पारद उतना ही उतरना चाहिए जितना कि उसमें हमने डाला था। क्योंकि चारण भी अपने आप में एक प्रकार से जैसे हम भोजन करते हैं ऐसे हमने उसे भोजन करवाया है। वह भोजन यदि हमारा वजन बढ़ाता है तो वह किसी काम का नहीं है, वह तो फैट में बदल गया। वह हमारे शरीर में तभी काम आएगा जब वह हमारा वजन ना बढ़ाए, हमारा रक्त बढ़ाए, हमारा मांस मज्जा वीर्य बढ़ाए, तो वह चारण पूरा माना जाएगा। इस चारण को करने के बाद यदि हमें फिर ये लगता है कि नहीं कुछ वजन बढ़ा है तो हमें फिर उसमें
गंधक का जारण करना चाहिए। गंधक जारण करने का वही तरीका तुला यंत्र का है। अब मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूँ कि रिलीजन में कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं, हिंदू रिलीजन में, जहाँ इस प्रक्रिया के मंत्रों को, इस प्रक्रिया के तौर तरीकों को छुपा के रखा गया है, क्योंकि यह प्रक्रिया कोई साधारण प्रक्रिया हर इंसान को देने के लिए नहीं है। तो इस प्रक्रिया के कुछ मंत्र सीधे सीधे हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में छुपा करके इस प्रकार रख दिए गए हैं कि यदि कोई बहुत ध्यान से या परमात्मा की कृपा किसी पर हो तो वह उन मंत्रों को समझ पाए और उनका इस्तेमाल कर पाए। इसी संदर्भ में एक मंत्र और आता है जो मुझे बताता है, जो शिव मंत्र जिसे कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र। यहाँ महामृत्युंजय महामृत्यु नहीं है, महामारी शब्द हम कह सकते हैं, जो अभी चल रही थी पीछे, कोरोना या कुछ और जितनी भी महामारियां इस संसार में आई हैं, उन सब से छुटकारा पाने के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र जो है बहुत ही काम का है। परंतु उस मंत्र को पूरी प्रकार से समझना अपने आप में बहुत कठिन है। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ उस महामंत्र को भी आपको समझाने की। ओम, उस परमेश्वर का नाम, त्र्यंबकम। त्र्यंबक 3 प्रकार के रोग, यदि हम औषधि की तरफ जाएं, यदि हम धातु की तरफ जाएं तो त्र्यंबक माने तांबा, त्र्यंबकम यजामहे। यजामहे यानी उसका यज्ञ करना, यानी उसकी क्रिया करना। सुगंधिम, अच्छी प्रकार की गंधक। सु माने अच्छा, गंधिम माने गंधक। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ताकत बढ़ाइए। अब यहाँ बात आती है कि वह गंधक की ताकत बढ़वा रहा है या पारे की ताकत बढ़वा रहा है। यहाँ इस चीज को मैं इस श्लोक के अंत में बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम समझ पाएंगे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम माने ताकत बढ़ाना। उर्वा रुकम मीव, उर्वा माने जंगली, रुकम माने स्वर्ण, जंगली स्वर्ण, मीव माने जल। जंगली से मतलब है जो चीज जंगल में मिट्टी के द्वारा पैदा हो। जंगल पैदा होते हैं जमीन पर, और जमीन से जो चीज पैदा हो। रुकम माने स्वर्ण भी होता है, धतूरा भी होता है। जंगली धतूरा यहाँ शब्द नहीं लिया जाएगा। रुकम जमीन से पैदा होने वाला अभ्रक भी है, मिट्टी से निकलता है, 6-7 फुट गहरी खुदाई के बाद मिलता है। औषधि वर्ग में इस्तेमाल करने के लिए वज्राभ्रक। मीव माने जल, माने उसका सत्व, मतलब अभ्रक सत्व का यहाँ इसके बाद यह जारण करवाता है। उर्वा रुकम मीव बंधनान, इस क्रिया को करने के बाद बंधन, इस क्रिया को करने से बंधन होगा। बंधन किसका होगा? पारद का। यहाँ शब्द पारद बंधन के साथ जुड़कर आया है, मतलब अच्छी प्रकार की गंधक के द्वारा वह पारद का संस्कार करके उसकी ताकत बढ़वाना चाहता है। वह उसमें अभ्रक का चारण करवाना चाहता है, और इस प्रकार को करने से जो तत्व प्राप्त होगा वह भगवान शिव कहते हैं वह मेरा तत्व है, जो मृत्यु से मुक्ति देने वाला है। यहाँ मृत्यु शब्द जो है मौत से नहीं है, यहाँ मृत्यु शब्द महामारी से है। किसी भी महामारी को यदि रोकना है तो पारे में गंधक का जारण करें, वह अभ्रक का चारण करें, वह उस तत्व को
यदि महामारियों में इस्तेमाल करें तो वह हर महामारी का इलाज है। हर महामारी इस तत्व को इंसान को भक्षण करवाने से इंसान को परेशान नहीं करेगी। अब यदि इस प्रकार से देखा जाए तो ऐसे और भी बहुत से मंत्र होंगे जो मेरे सामने अभी इस प्रकार से नहीं खुले हैं, या मुझे उस परमात्मा की वो कृपा प्राप्त नहीं हुई है कि मैं और मंत्रों के बारे में ऐसा एक विचार तैयार कर पाऊँ कि वह किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। यदि हम पारे में गंधक का जारण करवाएं, अच्छी शुद्ध गंधक का जारण करवाएं, वह उसके बाद उसमें अबरक का चारण करें, तो यह तत्व जो है जब मृत्यु को मतलब महामारियों को भी रोक सकता है, तो पारद का एक टेस्ट वो यह है कि पारद को तब हम लोग पूरी प्रकार से उच्च स्तर का माने जब वह धातुओं का परिवर्तन एक टेस्ट है, वह इंसानों के इस्तेमाल के लिए वह तैयार हो जाता है। यह एक केवल टेस्टिंग प्रक्रिया है जो धातु परिवर्तन वह करके दिखाता है। धातु परिवर्तन एक टेस्टिंग है, लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मानव इस्तेमाल के लिए है, क्योंकि मनुष्य की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है और वही बचाने के लिए हम सारे कर्म करते हैं। अब रही बात ये कि यदि इस रस शास्त्र और हम रिलीजन को जोड़ करके देखते हैं तो हमें तब भी वहीं पहुंचते हैं। रस शास्त्र के एंड में भी वहीं पहुंचते हैं, रिलीजन के एंड में भी वहीं पहुंचते हैं, कीमियागिरी के एंड में भी वहीं पहुंचते हैं, वह केमिस्ट्री के एंड में भी वहीं पहुंचते हैं। तत्व वही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ भूल हम सिर्फ एक करते हैं। ठीक है, स्वर्ण धातु बहुत से रोगों को ठीक करने में काम आती है, परंतु यह वह स्वर्ण नहीं है जो हमारे सामने उपलब्ध है। इन चारों टॉपिकों से मिला करके हमें जो स्वर्ण प्राप्त होता है वह स्वर्ण, जिसे हम सर्वोत्तम औषधि कह सकते हैं संसार की। सभी रोगों में एक दवा जो काम कर सकती है। तीनों प्रकार के रोग, वात पित्त कफ, जिससे इंसान को परेशान करना बंद कर देते हैं, वह एक सुखी जीवन जी सकता है। वह इस साधारण स्वर्ण से जो हमारे सामने एटॉमिक वेट नंबर 79 लेकर उपलब्ध है वह नहीं, बल्कि इस कीमियागिरी के, इस केमिस्ट्री के, इस रस शास्त्र के, वह इस रिलीजन के अंतिम उद्देश्य के रूप में प्राप्त हुआ जो स्वर्ण है, वही स्वर्ण हम लोगों का भला कर सकता है। हम इस स्वर्ण के द्वारा केवल फाइनेंशियल मतलब रुपए पैसे से संबंधित अपनी समस्याएं जो हैं वह दूर करना चाहें तो यह एक प्रकार से धोखा होगा। यह इस प्रकार से तैयार किया गया पारद जो स्वर्ण रूप में अपना टेस्टिंग दे और वह मनुष्य की जीवन को सफल करने में उसकी सहायता करे, यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठीक है, कुछ लोग इस चीज़ को इस्तेमाल इस प्रकार से भी करेंगे कि वह इसे स्वर्ण बना करके ही अपना काम चलाने की कोशिश करें, लेकिन यदि हम इस चीज़ को तैयार करने में सफल हुए तो हमें मनुष्य जाति का भला करने का मौका मिलेगा। अब रही बात ये कि हम इस पूरी प्रक्रिया में क्या गलती कर रहे हैं अभी तक जो हम कर रहे हैं, पारे को औषधियों के साथ घोटना, पारे की सिर्फ गुटिका बना लेना,
या पारद को शिवलिंग बना करके बेचने का जो हम कार्य कर रहे हैं, वह हमारा सही उद्देश्य नहीं है। जगह जगह हम भ्रमित इसलिए हैं कि हमें और कोई रास्ते नज़र नहीं आते और हम इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हमें मानसिक रूप से ही एक श्रम करते हैं कि कुछ पढ़ा, कुछ सोचा, कुछ थोड़ा सा किया, उसमें भी शॉर्टकट ढूंढे। शॉर्टकट ढूंढ करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। ये कैसे संभव है कि इतने सारे शॉर्टकट, इतना सारा ज्ञान एक तरफ रख के हम कुछ पाने की कोशिश करें? कुछ शास्त्रों द्वारा दिए गए शॉर्टकट यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो शायद कुछ संभावना बाकी है। शास्त्रों द्वारा शॉर्टकट जो बताया गया है वह इस प्रकार से है। पारद अपने सभी कर्म सेंधे नमक व कटेरी के रस के साथ करता है। यह दो चीजें बहुत ही आवश्यक हैं कि कटेरी का रस व सेंधा नमक काम करते वक्त हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें। यदि हम सेंधा नमक, कटेरी का रस यह इस्तेमाल करके कुछ आगे जोड़ घटा कर उसमें पारद को इस्तेमाल करते हैं, अष्ट संस्कार को एक शॉर्टकट के रूप में हमें गंधक जारण के रूप में दे दिया गया कि पारे के बराबर मात्रा में यदि उसमें गंधक जारण कर दिया जाता है तो किसी प्रकार के अष्ट संस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ और बताई गई है कि अष्ट संस्कार करने के बावजूद हम ये नहीं पूरी तरह से किसी भी प्रकार से असरटेन कर सकते हैं कि यह पारद शुद्ध हो चुका है। उसमें फिर भी किसी प्रकार का कोई दोष हो सकता है जो उसके इस्तेमाल से परेशान करे या हमारे कार्य को बाधित करे। परंतु दूसरी तरफ यदि हम गंधक का जारण करते हैं बराबर मात्रा में, तो यह गंधक जारण इस बात को असरटेन करता है कि बराबर मात्रा में यदि गंधक का जारण हुआ है तो पारद दोष रहित हो जाता है। अब पारद के दोष यदि हट गए तो पारद हमारा उस पहली सीढ़ी पर पहुंच गया जहां से हम उसे आगे लेकर चल सकते हैं। यदि साइंस के द्वारा हम देखते हैं और रस शास्त्र और साइंस को मिलाकर देखते हैं, जो मर्क कंपनी का 99% शुद्ध पारद आता है वह डबल डिस्टिल्ड होता है और डबल डिस्टिलेशन के बावजूद वह 99% शुद्ध रहता है। 99.9 कह लो, 0.01% उसमें अशुद्धियां फिर भी बाकी रहती हैं। यह डिस्टिलेशन भी एक प्रकार से त्रियक पातन द्वारा ही किया जाता है। एक तरफ पारद को गर्म किया जाता है और दूसरी तरफ पारद को ठंडा करके इकट्ठा कर लिया जाता है। 2 बार इस प्रक्रिया को किया जाता है तो वह मानते हैं कि पारद 99 शुद्ध हो गया। परंतु 0.01% की जो अशुद्धियां हैं वह उसके 7 कुंचकों में छिपी रहती हैं। वह 7 कुंचक कुछ गैसेस के रूप में, कुछ दूसरी धातुओं के अंशों के रूप में, कुछ उस स्थान के दोषों के रूप में जहां से पारद निकाला गया, इस प्रकार की कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस पारद के साथ फिर भी जुड़ी रह जाती हैं, जिन्हें डबल डिस्टिलेशन भी नहीं हटा पाता। एक अकेला तरीका गंधक जारण का है जो उसकी सभी अशुद्धियों को हटा देता है। अब यहाँ बात आती है
कि जब तक अष्ट संस्कारित पारद ना किया जाए तो उसका वजन अष्ट संस्कार करते करते भी घटता है, और बराबर मात्रा में गंधक जारण जब तक ना हो उसके बाद उसको तोला जाए तब तक भी उसका वजन घटेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अशुद्धियां हैं और वो अशुद्धियां जो है गंधक जारण उसमें से निकाल देगा, खत्म कर देगा। गंधक जारण उसमें से अशुद्धियां निकाल देगा और गंधक का अंश उसमें रह जाएगा। लेकिन जो गंधक का अंश उसमें रह गया वह भी कुछ वजन बढ़ाएगा। अब यह नहीं कहा जा सकता कि 1 गुना गंधक जारण के बाद उसका जो वजन है वह कितना होना चाहिए। एक तरह से हमें वजन नापने के लिए कम से कम उसमें 6 गुना गंधक जारण कर लेना चाहिए। 6 गुना गंधक जारण कर मतलब जो हमारा टोटल वेट हमने पारे का लिया है उसके 6 गुना गंधक जारण करने के बाद हम उस पारे का वेट करें। उस वेट के अनुसार हम आगे की क्रिया लेकर के चालू हों, तब वह पारद हमारा कुछ काम करने लायक होगा। 10 गुना पर वह अपने से 100 गुना, 100 गुना करने से 1000 गुना, 1000 गुना करने से लाख गुना, लाख गुना करने से करोड़ गुना धातु परिवर्तन में वह सक्षम होगा। अब रही बात इससे आगे के जो कर्म हैं, क्रामण क्रिया, वेद कर्म या रंजन क्रिया या दूसरे और जो कर्म, जो 18 संस्कार में 10 संस्कार बाकी हैं। 10 संस्कारों में पहला चारण संस्कार, अभ्रक चारण, फिर जारण संस्कार, गंधक जारण, फिर धातु चारण संस्कार, धातु चारण से मतलब बीज जारण संस्कार। यह जो सारे संस्कार हैं, उसके बाद रंजन, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी या धातुओं को पिघला करके उसे खिलाना या धातुओं को सीधा उसे खिलाना, या उसके बाद रंजन संस्कार या क्रामण संस्कार, उसके बाद वेद संस्कार, उसके बाद शरीर संस्कार। ये सारे संस्कार अपने आप में वही कर्म करवाते हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात ये कि ये जो सारे बाकी संस्कार हैं, इन सब के बारे में भी यह कहा गया कि हम गंधक जारण करते हुए लगातार गंधक जारण करते रहें तो किसी और दूसरे संस्कार की आवश्यकता नहीं रह जाती है और पारद अपना पूरा कर्म करता है। पारद को उड़ने से यदि रोकना है तो अभ्रक ही एकमात्र साधन है, अभ्रक चारण। बाकी गंधक जारण बीज इसलिए कि वह प्लेटिंग कर पाए, ताकि जो कीमिया वाले हमारे साथी हैं उनका काम हो। और यदि हम उसमें बीज जारण नहीं करते हैं तो करते करते वह रंजन संस्कार भी गंधक से होगा और उसके क्रामण संस्कार भी, क्रामणकारी भी वह गंधक से होगा, और दूसरे जितने भी उसके संस्कार हैं वह सभी गंधक के द्वारा तैयार होंगे। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि गंधक उसमें कितना जारण करने से कौन सा संस्कार पूरा होगा। यह कहना शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्रों में सिर्फ और सिर्फ इतना दिया गया है कि पारद में गंधक जारण करते रहिए तो उसके सारे संस्कार अपने आप पूरे हो जाएंगे। गंधक जारण करने का सिर्फ और सिर्फ एक आसान तरीका यही है कि तुला यंत्र में पारद को रखिए और तुला यंत्र में गंधक को रखिए। दोनों की स्टीम एक दूसरे के साथ मिलने दीजिए। धीरे धीरे करके आपको गंधक जारण हो जाएगा। जितना चाहेंगे उतना होगा। गंधक जारण कर चारण संस्कार पूरा करें, अभ्रक सत्व उसमें चारण करवाएं, वह लगातार उसके बाद गंधक जारण करते रहें
अपने आप हमारा भारत जो है सारे कर्म करने को तैयार होगा। हमें बाकी और किसी चीज़ के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।